नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत फोर्स की अल्ट्रा लाइट हॉविजर जिसे कि यूएलएचएस कहा जाता है, इसके हाल ही में परीक्षण किए गए और इसका जो वीडियो इंटरनेट पर दिखाया गया था वो काफी चर्चाओं में रहा। आपको मैं बता दूं कि भारत फोर्स ने यूएलएचएस के दो वेरिएंट पेश किए हैं, जिसमें कि एक 155 mm 39 कैलिबर का है तो दूसरा 155 mm 52 कैलिबर का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों का ही वजन 8 टन के करीब है और ये जबरदस्त विशेषताएं इस अल्ट्रा लाइट हॉविजर्स को भारतीय सेना के टोड गन सिस्टम टेंडर के लिए एक मजबूत दावेदार भी बनाती है। भारत फोर्स ने अपनी इस हॉविजर की जो गतिशीलता और मारक क्षमता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है और निश्चित रूप से ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर होगी। सेना की मारक क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही उनकी गतिशीलता भी इसके साथ बढ़ेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना अब एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए छोटे अनमैन एरियल सिस्टम को डिप्लॉय करेगी और आप सब जानते हैं कि जम्मू सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना अब अपने आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन छोटे मानव रहित हवाई प्रणालियों का इस्तेमाल करके इन आतंकियों को ठिकाने लगाई है। और ये निर्णय तब लिया गया है जब हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के जो SSG ट्रेन मिलिटेंट्स हैं वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे खास बात इन छोटे अनमैन एरियल सिस्टम की ये रहती है कि ये आतंकवादियों के ठिकानों और गतिविधियों के बारे में रियल टाइम की जानकारी यानी कि खुफिया जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा इन ड्रोन्स को छोटे पेलोड से भी लैस किया जा सकता है, जो कि हमारे सैनिकों के जीवन को खतरे में डाले बिना खतरों को बेअसर करने में सक्षम होंगे। एक बात और है यहाँ पर दोस्तों, भारतीय सेना की इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की कई कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। कई सिस्टम पहले से डिप्लॉय किए जा चुके हैं। भारतीय सेना अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इनके और ऑर्डर दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ब्रह्मोस एरोस्पेस अब DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के 80 किलो न्यूटन इंजन प्रोग्राम के लिए जरूरी टूलिंग और फिक्सचर्स के साथ आफ्टर बर्नर लाइन असेंबली की आपूर्ति करेगा, जिसके लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस की दोस्तों ये जो भागीदारी है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि DRDO और जो भारतीय उद्योग है उनके बीच सहयोग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और 80 किलो न्यूटन इंजन प्रोग्राम ट्राई कावेरी इंजन के लिए एक नया आफ्टर बर्नर मॉडल विकसित करने में DRDO के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा। और एक बार ये सफलतापूर्वक इंटीग्रेट हो जाता है तो नो डाउट कि इस इंजन को LCA ट्रेनर को ताकत देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा और इसके बाद इस इंजन का सर्टिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस की विशेषज्ञता इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जो जरूरी हाई क्वालिटी और आफ्टर बर्नर लाइन असेंबली है उसे वितरित करने में काफी सहायक भी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ITBP ने चंडीगढ़ में अपनी ट्रांसपोर्ट बटालियन में टाइफून वाहन को सफलतापूर्वक प्रदर्शन और परीक्षण किया है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रोग्राम ने ITBP के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। टाइफून दोस्तों एक वर्सेटाइल रोबस्ट व्हीकल है जिसे कि चुनौतीपूर्ण इलाकों में लॉजिस्टिक सहायता के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमताएं सैन्य और माल परिवहन से परे हैं, जो कि विभिन्न तकनीकी प्रणालियों और हथियारों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। 6x6 और 4x4 दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ये वाहन उपलब्ध है। टाइफून अपनी गतिशीलता, सुरक्षा और मारक क्षमता के साथ आता है। इसका एक पावरफुल डीजल इंजन और एडवांस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो कि आसानी से ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके को पार कर सकता है और सड़कों पर हाई स्पीड को बनाए रख सकता है। हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम अलग अलग इलाकों के अनुकूल होने के साथ साथ आरामदायक सवारी सुनिश्चित भी करता है। और एक चीज़ और खास है इसकी जो बनावट है दोस्तों, वो माइंस और जो बैलिस्टिक खतरे हैं उनके खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। दरअसल व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर रूसी कंपनी से लाइसेंस के तहत स्थानीय रूप से कमाज टाइफून वाहन का निर्माण करेगी और ITBP बेड़े में टाइफून वाहनों को शामिल करना उनकी ऑपरेशनल दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आप सब जानते हैं दोस्तों, ITBP भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इस तरीके के वाहन का आना कहीं ना कहीं चाइना पर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर डालेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति में दोस्तों A-10 वॉर्थहोग भाग लेने वाला है। ये जो अभ्यास है वो 6 अगस्त से शुरू होगा। भारत अब तरंग शक्ति की मेजबानी करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस दौरान फेयरचाइल्ड रिपब्लिक A-10 थंडरबोल्ट 2 की भागीदारी यहाँ पर होगी। इसे वर्थहॉग के नाम से भी जाना जाता है। A-10 को दोस्तों अपनी आक्रामक उपस्थिति और विनाशकारी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। A-10 दोस्तों अपनी आक्रामक उपस्थिति और विनाशकारी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। अमेरिकी वायुसेना का ये प्राइमरी क्लोज एयर सपोर्ट विमान है और ये बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ
एक शक्तिशाली हथियार भी है। कम ऊंचाई पर ऑपरेशन और अपनी जबरदस्त गतिशीलता के लिए इसे डिजाइन किया गया है। A10 अपनी सर्वाइबिलिटी और सटीकता के लिए भी जाना जाता है और ये युद्ध के मैदान में लंबे समय तक मंडराते रह सकते हैं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जोरावर लाइट टैंक हमारा एक हल्का लाइट टैंक है जिसे कि उच्च ऊंचाई के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अब DRDO दोस्तों इसमें अपनी तिकड़मबाजी और लगाने की कोशिश कर रहा है और इससे इस टैंक का वजन भी बढ़ सकता है। हाल ही में दोस्तों DRDO की तरफ से कहा गया है कि जोरावर लाइट टैंक की सुरक्षा की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों इस टैंक के हल्केपन और मोबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जोरावर एक फुर्तीला टैंक है जिसे तेज़ी से तैनात करने के लिए तैयार किया रखा है, लेकिन अगर इसमें भारी कवच लग जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीज़ों से फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। हालांकि दोस्तों जो APS है यानी कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका इंटीग्रेशन इसमें हो जाता है तो ये जो प्रणाली है वो आने वाली एंटी टैंक मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी वर्तमान में भारतीय सेना के मौजूदा टैंक बेड़ों में मौजूद नहीं है, जिसमें कि T-72 और T-90 भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की योजना है कि वो करीबन 975 T-90 मार्क 3 टैंक्स को नए स्वदेशी डाल्टन 1500 हॉर्स पावर इंजन से लैस करेगी और ये भारतीय सेना की बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें कि इंजन की समानता को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि अलग अलग टैंक मॉडल में एक ही अगर इंजन लगता है तो काफ़ी सारे फायदे इससे मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस इंजन को अर्जुन मार्क 1A, मार्क 2 और जो भविष्य का DRDO का फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक है उस पर भी लगाया जाएगा और इससे एक तो मेंटेनेंस आसानी से हो पाएगी, लॉजिस्टिकल जो जटिलता है वो भी कम होगी और ऑपरेशनल क्षमता भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को एक बार और बड़ा हिट लगा है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में शुरुआत में इजरायली ओरिजिन ELM 2052 ISR रडार लगाया जाना है जो कि लगता आया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि किसी मुद्दे की वजह से इस रडार को लगाना अभी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि भारत का प्लान ये था कि शुरुआती तेजस मार्क 1A फ्लीट में इजराइल के इस रडार को लगाया जाए और जो 41वां मार्क 1A फाइटर जेट होगा उसमें स्वदेशी उत्तम रडार लगाया जाएगा। हालांकि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में जो ये इश्यू आया है यानी कि ये जो मुद्दा आया है इसका कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना तो है कि फिर से इस प्रोग्राम में देरी हो जाएगी। एक तरफ तो इंजन की वजह से देरी हो रही है तो अब एक और नया बहाना मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों क्लाशनिकोव की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारत को करीबन 3000 प्रोडक्शन टूल्स की डिलीवरी की है AK-203 राइफल्स के लिए, जिसमें कि कटिंग टूल, स्टैम्प्स, फिक्सचर्स और फील्ड टेस्ट के लिए करीबन 2000 मिलिट्री गेजेस भी प्रदान किए, जिससे कि भारत में AK-203 का उत्पादन और आसानी से हो पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना करीबन 45 यानी कि 45 नई जनरेशन के एंटी ड्रोन सिस्टम्स को तैनात करेगी जिनकी एंगेजमेंट रेंज 3 किलोमीटर तक होगी और ये लेजर हार्ड किल सिस्टम के साथ आएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस साल के अंत तक INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के रिफिट शेड्यूल के लिए अप्रूवल देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इजराइल की मोसाद ने एक बड़ा काम करके दिखाया और उन्होंने तेहरान में हवाई हमला करके हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया और ऐसे में दोस्तों इजराइल ईरान के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। और आपको पता होगा कि अभी कुछ महीने पहले ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला किया था। हालांकि उस दौरान इजराइल ने इन हमलों को पूरी तरीके से खत्म किया था, लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन दोस्तों अब इस कदम से ईरान के सुप्रीम लीडर भड़क गए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से कहा गया है कि इस हत्या का बदला तो अब लिया जाएगा। वहीं अमेरिका भी बोल चुका है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो जंग में वो भी कूद पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों तनाव बढ़ता देख अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी सामने आ गए। इस्माइल हानिया की मौत के बाद जो तनाव बढ़ा है उसे देखते हुए अमेरिका पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उसे पता है कि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई ईरान कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, ईरान तो यहाँ तक भी बोल चुका है कि हानिया का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बात साफ है कि यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रैटेजी ईरान अपनाएगा इजराइल के खिलाफ। वहीं दोस्तों पाकिस्तान का यहाँ पर असली चेहरा सामने आया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप पाकिस्तान ने भारत पर लगाया और साथ ही साथ ये बोला है कि इसमें भारत की रॉ का हाथ है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने इस घटना पर यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की भी इसमें पूरी तरीके से मिली भगत है और ये भी कहा कि इन्फॉर्मेशन शायद भारत ने ही इजराइल को पहुंचाई हो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम सभी को कुलभूषण जाधव भी याद है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।